स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। और आईएफएस के इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज एक और सफल विद्यार्थी, एक और सफल एस्पायरेंट हम सभी के साथ हैं, जो कि साझा करने वाले हैं अपने एक्सपीरियंसेस और कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की राजस्थान सेट एग्जाम की और फाइनली उस एग्जाम में सफल भी रहे। सो वेलकम कोमल राठौड़ जी, आपका आईएफएस के इंटरव्यू सेगमेंट में बहुत बहुत स्वागत। आशा करते हैं कि राजस्थान सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप बहुत खुश होंगे। मैं चाहूंगा कि आप उस खुशी को हमारे साथ साझा करें। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है राजस्थान सेट का एग्जाम क्वालिफाई करके, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो कोमल जी, मैं चाहूंगा कि एक इंट्रोडक्शन हो जाए आपका कि आपने एग्जैक्टली कहाँ से हैं और कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन की और पूरी तैयारी की। आई एम कोमल राठौड़ फ्रॉम नागौर, राजस्थान, and I have recently completed my MSc Zoology from Udaipur, and I am a gold medalist in MSc Zoology. So बेटा बधाई हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आपने अभी जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर्स आपने सेट एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया। आई होप आप सेट एग्जाम के साथ साथ CSIR नेट एग्जाम की तैयारी में भी लगे हैं और आपने शायद ये जो रिसेंट वाला एग्जाम हुआ है ये भी दिया होगा। So क्या मैं मान लूं कि आपका एम सिर्फ सेट एग्जाम था या फिर आपने और कोई एम बना रखा है? तो मैं चाहूंगा कि आपने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एम्स बना रखे हैं, क्या सोच रखा है, उसको भी एक बार स्टूडेंट्स के साथ साझा करें। सर मेनली तो मेरा एम CSIR नेट JRF क्वालिफाई करने का ही है, पर जैसे कि वो सेट का एग्जाम काफी सालों बाद हुआ था, तो वो ऑन द पॉइंट एज पे एग्जाम आ रखा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में ट्राई करते हैं, हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने इसी में ट्राई किया। तो इसका मतलब मैं ये मान लूं कि आप सेट एग्जाम तो चलो बीच में आगे आपने दे दिया, या फिर कोई और स्पेसिफिक रीजन है सेट एग्जाम देने का कि हो सकता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो सकता है आपको, चलो ठीक है एक एग्जाम ही था हमने दे दिया, और हो सकता है कि अगर उसमें सफल हो जाए तो वो भी हमारे CV के अंदर एक एड ऑन जो है फीचर हो जाएगा। क्या है आपका फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू इस एग्जाम को लेकर? सर इसको साइड एग्जाम तो मैंने माना नहीं था, इम्पोर्टेंट ये भी था मेरे लिए जो क्लियर हो चुका, और जैसे JRF तक की लाइफ सीमित नहीं रहेगी, इससे आगे भी RPSC हुई या फिर इससे आगे भी जाने के लिए मैंने ये क्वालिफाई करना सही समझा। प्लस इसका रिजल्ट मेरे लिए लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा, तो वो भी प्लस पॉइंट है। ये भी सही बात है। तो आप गेट एग्जाम दोगे तो शायद 2 साल की वैलिडिटी होगी, CSIR नेट एग्जाम भी देंगे तो शायद JRF की कुछ 1 से 2 सालों की वैलिडिटी होगी, लेकिन सेट एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आप लाइफ टाइम एलिजिबल रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। और मैं उन सारे विद्यार्थियों को बता दूं कि राजस्थान सेट एग्जाम के रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद अब जल्द ही राजस्थान PSC के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट हैं वो भी भरे जाएंगे, और इनको लेकर के वैकेंसीज बहुत ही जल्द आने वाली हैं। तो अगर आप नेट में LS क्वालिफाइड है या फिर आप राजस्थान सेट क्वालिफाइड है तो आप उन सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है। दैट मीन्स यू कैन अप्लाई एंड यू कैन अटेम्प्ट एग्जाम, एंड अगर आप सफल होते हैं तो यस यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ये है कि व्हाई IFS? ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको क्यों लगता है कि IFS से प्रिपरेशन करना ज्यादा ठीक था? सर बीइंग फ्रॉम नागौर, जोधपुर हमारे बहुत पास में है, और जोधपुर में IFS के अलावा तो दूसरा कोई नाम है ही नहीं नेट के लिए। एंड प्लस जब मैंने उदयपुर से MSc किया था तो जो हमारे टीचर थे उन्होंने ही सबसे पहले IFS ही सजेस्ट किया था कि IFS से बेटर तो कुछ है ही नहीं नेट के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमने ये नोटिस किया है कि वो सारे विद्यार्थी जो कभी न कभी किसी न किसी तरीके से हमारे साथ जुड़े, वही हैं हमारे मेन, या हम कह सकते हैं कि मुख्य ब्रांड एम्बेसडर। मोस्टली यही होता है कि वो बच्चे ही रिकमेंड करते हैं अपने जूनियर्स को या फिर अपने आसपास के वो सारे विद्यार्थी जो इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है आप लोगों का प्यार है जिससे लगातार कई सारे विद्यार्थी उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। हमारे जरिए हमें मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है वो मीडिएटर बनने का कि हम उन्हें उस मुकाम तक ले जाने के लायक वाली स्थिति में ले आए, और फाइनली वो उस सारी प्रिपरेशन को, उस सारे एफर्ट्स को अच्छे से प्रूव करते हैं और सफल होते हैं, जैसे कि आप सफल हुए। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह दूं कि हम सिर्फ एक माध्यम मात्र है,
हम सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो कि हो सकता है और भी कई सारे लोग कर रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर के रिजल्ट आता है एक मेहनत करने वाले और एक डेडिकेटेड स्टूडेंट से। और जाहिर सी बात है, जब तक ऐसे स्टूडेंट्स मिलते रहेंगे तब तक रिजल्ट भी आता रहेगा, लोग सफल भी होते रहेंगे, और आपका जो IFS है वो शायद लोगों में ऐसे ही फेमस रहेगा, चर्चित रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल जो है हमारे बच्चों के लिए है, हमारे एस्पायरेंट्स के लिए है जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कि आपने राजस्थान सेट एग्जाम की तैयारी करने के दौरान ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी क्या क्या आपके प्रिपरेशन में जो मुश्किलें आई, हर्डल्स आए, वो क्या क्या रहे, उससे साझा करें। सर जैसे कि बीइंग फ्रॉम जूलॉजी बैकग्राउंड, मेरा बायोकेमिस्ट्री काफी वीक था और बायोफिजिकल मेथड्स वगैरह वो तो बहुत ज्यादा वीक थे। अच्छा। तो मैंने उन्हीं से स्टार्ट किया जो मेरे लिए इजी थे, जैसे इवोल्यूशन, इकोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो मैंने वही बेसिक चैप्टर होते हैं, वही स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जी। तो मैंने मेनली वही पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने जैसे सारा सब्जेक्ट तो मैंने किया नहीं था, कुछ मैंने 80% तक सिलेबस किया था। जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री हाफ पढ़ा था, जो मुझे समझ आ सकता था। पूरा सिलेबस मैंने नहीं पढ़ा था, जो मुझे समझ आ सकता, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वो मैंने पढ़े थे। और बायोफिजिकल मेथड में जो मैंने BSc का पढ़ा था ना, वही मैंने वापस से पढ़ा, क्योंकि वही इनफ होता। तो बस ये, और मेनली हर्डल्स और सिलेबस तो काफी बड़ा था, तो वो तो पूरा हो ही नहीं पाता, क्योंकि 2 महीने का ही टाइम मिला था उस टाइम। तो मैंने बेसिक से पढ़ के वही चैप्टर्स पढ़े जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे, वही मेनली किए। ओके, सो आपके आंसर से एक स्मार्ट लर्नर दिखाई देता है। मैं इस आंसर में से कई सारी बातें कंक्लूड करना चाहूंगा, स्पेशली उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को सफल करने के लिए कभी भी आपको उस एग्जाम से रिलेटेड जो सिलेबस है वो 100% आए जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि आपने आपके कॉलेज एग्जाम्स को भी क्वालिफाई किया है, और आप जानते हैं कि किताबों में जितनी लाइनें लिखी थी, जितनी बातें लिखी थी, सारी नहीं पढ़नी पड़ी, फिर भी आप उन कॉलेज एग्जाम्स में सफल रहे और हो सकता है अच्छे मार्क्स के साथ सफल रहे। तो कोई भी एग्जाम जीवन में हो, उसे क्वालिफाई करने के लिए मेरे हिसाब से अगर मैं कह दूं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा जो स्कोर चाहिए वो चाहिए 60%, है ना। कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप SSC, CGL और बाकी सारे एग्जाम्स की बात करेंगे तो यहाँ कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चले जाता है, लेकिन लाइफ साइंस के किसी भी एग्जाम को सफल करने के लिए आपको 60% से ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, वो भी याद रखिएगा अच्छी रैंक से सफल होने के लिए। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कंप्लीट सिलेबस 100% लाइन टू लाइन सारी बातें आपको पढ़नी है, जी नहीं। आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं उससे शुरुआत करें। जैसे कि कोमल जी ने भी कहा कि जिस टॉपिक में उन्हें सबसे ज्यादा कंफर्ट है उसे पहले कर लेना चाहिए। क्यों? इससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपको लगता है कि मैंने सिलेबस में से 30 या 40% या 50% पढ़ लिया। और अगर आपको ये लग जाए कि 50% सिलेबस आपने पढ़ लिया है, तो फिर बचा हुआ 50% पढ़ने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो कुल मिलाकर के एक स्मार्ट लर्नर चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और कोई भी दुनिया में ऐसा एग्जाम नहीं बना जो ये सोच करके बनाया गया है कि हमें स्टूडेंट को क्वालिफाई नहीं होने देना है, जी नहीं। वो चाहते हैं कि सफल वही हो जो काबिल हो। तो जी हाँ, आपको काबिल बनना है, आपको सिलेबस को इतना पढ़ लेना है जितना जरूरी है, न कि हर एक लाइन आपको आनी चाहिए। वो एक स्मार्ट लर्नर की जरूरत होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सफलतापूर्वक क्वालिफाई करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो IAS हो, PCS हो, CSIR नेट हो, सेट हो, या फिर कई सारे जो PSC एग्जाम्स हैं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है जो आपको देना ही पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू हैव टू गिव अ टाइम फ्रॉम योर लाइफ टू मेक अ सक्सेस इन योर लाइफ, राइट। आप एग्जाम क्वालिफाई तभी कर पाओगे जब उस एग्जाम की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना समय उसे दे दोगे। और ये समय कई बार 6 महीने, कई बार साल भर, कई बार उससे ज्यादा वक्त का भी होता है, और इतने लंबे समय तक कंसिस्टेंट बने रहना आसान काम नहीं है। इट नीड्स अ मोटिवेशन, इट नीड्स अ कंटिन्यूअस, है ना, कि वही आपको चार्ज करता रहे, कोई आपको इग्नाइट करता रहे कि आप सफलता की तरफ अग्रसर रहे। मैं चाहूंगा कि आपकी प्रिपरेशन में
ऐसी क्या चीजें थी जो आपको लगातार प्रेरित करती थी, मोटिवेट करती थी, और जिसका रिजल्ट है कि आज आप सफल हैं और हमारे साथ यहाँ बैठे हैं? सर ऑफ कोर्स पेरेंट्स वही Nice. मोटिवेट करेंगे आपको, प्लस मेरे टीचर्स जो मेरे एमएससी के टीचर्स थे, उन्होंने भी हमेशा यही बोला कि आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ना मत, एमएससी के जस्ट बाद वो साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उस साल में पढ़ते रहना, क्योंकि उस टाइम में आपको घर वाले भी इतना नहीं रोकेंगे पढ़ने से कि नहीं आपको किसी और में डाइवर्ट होना या कहीं और जॉब पे लगना, वो साल आप सिर्फ पढ़ाई पे देना जी। तो वही सारा इम्पोर्टेंट होता है। प्लस पेरेंट्स को आप समझाते रहना, नहीं मैं कर सकती हूँ, स्टेप वाइज चलना, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो दो चीजें जरूरी हैं, एक तो आपका एम क्लियर हो, और दूसरा आपके आसपास आपके परिवारजनों को आपके ऊपर भरोसा हो। कि कई विद्यार्थियों का जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो ये होता है कि सर हम एक बार सफल नहीं हो पाए, तो परिवार वालों को कहना है कि आप एक काम करें, किसी और चीज को ट्राई करें, या फिर शादी कर ले, या फिर कुछ और हो जाए, है ना, आप आगे बढ़े, ऐसा मोटिवेशन कह सकते हो या ऐसी प्रेशर कह सकते हो, ये आता रहता है। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना होगा कि भाई दो चीजें जरूरी हैं, आप डिटरमाइंड है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, दूसरी बात आप अपने परिवारजनों को इतना सहमत कर सकते हैं कि नहीं मैंने जो सोचा है वो मैं हासिल करके रहने वाला हूँ, रहने वाली हूँ, और ये होकर रहेगा। अगर ये दो चीजें आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, खुद की प्रिपरेशन, खुद के टारगेट्स, और दूसरा आपके घर वालों का भरोसा, तो आपसे कोई चीज दूर नहीं है। चीजें आसान होती हैं, बस उन्हें ठीक तरीके से मैनेज करना जरूरी होता है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कोमल जी, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी प्रिपरेशन के लिए आप जानते हैं कि कहीं न कहीं से हमें उस चीज की प्रेरणा जरूर मिली होती है कि हमें लगता है कि हमें ऐसा बनना है, हमें इस प्रकार का कुछ अचीव करना है। मैं एक बात कर रहा हूं किसी प्रेरणा स्रोत का, मैं बात कर रहा हूं किसी आइडल का, मैं बात कर रहा हूं किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे देख करके आपको लगा कि नहीं मुझे भी इनके जैसा बनना है। कोई ऐसा आइडल, कोई ऐसा रोल मॉडल जिसे आप फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि इन जैसा अगर बन गए जीवन काफी बेहतर होगा। सर जैसे कि अभी तक तो जो मेरे एमएससी स्पेशल, जो वाइल्ड लाइफ के स्पेशलिस्ट हमारे जो सर थे वहाँ पे उदयपुर में, अभिमन्यु सर, उनका सबसे बड़ा रोल रहा है। वो पढ़ाई के साथ साथ ऐसी चीजें भी बताते थे जो लाइफ में बहुत काम आए, जो अब समझ में आती है। तो ऐसा लगता है उनके बताए हुए रास्तों पे चलेंगे तो कभी ना कभी या इसी साल या इसी अगले साल या कुछ टाइम में सक्सेस मिल जाएगी। तो मैं सबसे ज्यादा तो उन्हीं को मानती हूँ। कोई जरूरी है कि आपका कोई ना कोई एक रोल मॉडल होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि वो रोल मॉडल हमेशा जीवन भर का नहीं हो सकता, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एज तक, किसी एक पर्टिकुलर फेज तक इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको ऐसे आइडल चाहिए। जब आप कभी स्कूल में रहे होंगे तो आपने किसी स्कूल के टीचर को आइडल माना होगा कि ये सर जो है ना इनके जैसे बनना है, और जब आप उस लाइफ के फेज में पहुंचे तो हो सकता है अब आपके एम्स अलग है, हो सकता है आपके जो है मंजिलें आपने अलग बना रखी है, और उसमें भी आपका कोई आइडल होगा, कोई रोल मॉडल होगा जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में रहे या फिर एटलीस्ट उससे प्रेरित रहें जो आपको लगातार मोटिवेट करे एक बेहतर व्यक्तित्व के तौर पर उभरने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल है जो कि हमारे एस्पायरेंट्स के लिए है, विद्यार्थियों के लिए। वैसे सारे सवाल ही बच्चों के लिए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स और चीजें हो सकती हैं जिनको किसी भी एक लाइफ साइंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले एस्पायरेंट को ध्यान रखनी चाहिए? सर रिवीजन तो है ही, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आईएफएस का बैच ले रखा था, उसमें हर लेक्चर के नीचे 10 या 20 वहाँ के मिलते थे क्वेश्चंस, प्लस इमोशन बैच के वो जो संडे प्रैक्टिस टेस्ट वो थे, और जो 50,000 और 60,000 प्लस क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए रखे थे उन्होंने साइट पे ऐप में, वो उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया क्योंकि वो रिवीजन में भी काम लेते थे। और वो जैसे कुछ रिवीजन में छूट गया या टॉपिक में छूट गया तो उस क्वेश्चन से ही पता चल जाता था, अच्छा इससे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है।
वही सबसे ज्यादा जरूरी है। वही सारी चीजें जो एक टीचर कहता रहता है लेकिन आप सुनते नहीं। मैंने क्लास में भी, ऑनलाइन के सेशंस में भी हमेशा यही कहा है कि आज मैंने जो पढ़ाया, घर जाकर के, वैसे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो घर पे ही बैठे हैं, आप लोग PYQs के सारे क्वेश्चन उठा लेना और देख लेना कि चलो आज जो सर ने पढ़ाया है, क्या उन सारी चीजों को समझने के बाद हम क्वेश्चन लगा सकते नहीं लगा सकते। इससे दो फायदे हो जाते हैं, आप तो क्वेश्चन को देखना सीख जाते हो कि भाई ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगेगा। दूसरा एक और जो है मैच्योरिटी आपके अंदर डेवलप होती है कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये दोनों चीजें जरूरी हैं कि किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, then what different kind of ways by which different questions can be made on the taught concept, जो भी आपको पढ़ाया गया उसके ऊपर। बहुत जरूरी है ना, कि आप अगर किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो रास्तों का पता होना चाहिए, रास्तों पर कितनी अड़चने हैं, कितनी मुश्किलें हैं, पता होना चाहिए, है ना, कितने अलग अलग तरीकों से मंजिल पर पहुंचा जा सकता है, पता होना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपके मंजिल का, है ना, कोई ठिकाना नहीं होगा। हो सकता है आप पहुंचे भी, हो सकता है नहीं भी पहुंचे। और इसलिए जरूरी है कि जिस भी एम को आप साध रहे हैं, उस एम को साधने के साथ साथ जो भी जरूरी चीजें हैं उन सभी को फॉलो करें। सफलता आपके हाथ होगी और हो सकता है कि आप भी हमारे साथ इस तरह के इंटरव्यू सेगमेंट में आए और अपने एक्सपीरियंसेस साझा करें। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि इस इंटरव्यू सेगमेंट को यहीं पर समाप्त किया जाए। कोमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती वक्त देने के लिए और इतने सारे एक्सपीरियंसेस को हमारे इन व्यूअर्स के साथ, एस्पायरेंट्स के साथ साझा करने के लिए। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं किसी और इंटरव्यू वीडियो के अंदर किसी और सक्सेसफुल, सफल एस्पायरेंट के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच।